लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री लक्ष्मण व्यास जी। आप जाने माने मूर्तिकार हैं और इनकी मूर्तियां पूरे देश भर में हैं, इनके शिल्प पूरे देश भर में बिखरे हुए हैं, जो राजस्थान की कला को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे ज्यादा चिर परिचित इनकी कलाकृति हमारे संसद भवन के छत पर स्थापित है। हाँ जी, अशोक स्तंभ, आपने सही पहचाना। इसी तरह राजस्थान में अगर बात करें जयपुर में, तो मयूर पार्क जो हमारा पिकअप गार्डन है, इसको देखकर लोग मोहित होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं लक्ष्मण व्यास जी से। इनका सफर कैसा रहा है, क्योंकि 30 साल का लंबा सफर इन्होंने तय किया है कला की दुनिया में, और अभी भी कलाकृतियां बनाए जा रहे हैं, कभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनसे बहुत सारे बच्चे भी कलाकृतियां सीख रहे हैं। लक्ष्मण जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको राजस्थान ललित कला अकादमी का पुरस्कार मिला था, जहां तक मुझे याद है 2001 का, लेकिन उससे भी आप 15-16 साल पहले से इस क्षेत्र में हैं। आपको लगता था कि मूर्ति कला आपको यहाँ तक लेकर आएगी? जी, मैं छोटे से जो कस्बा है नौहर हनुमानगढ़ जिले का, वहाँ से का निवासी हूँ मैं। और बचपन में वो क्या है कि पश्चिमी राजस्थान है, तो वहाँ पे टीले होते हैं जो मिट्टी के, जो जिनको दोहरे बोलते हैं। हाँ, रेत के जो टीले है। बारिश होती थी तो मैं टीलों में चला जाता था तो और मिट्टी से स्कल्पचर बनाता था। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने एक बार शाम को, मैं लेट हो गया तो मुझे देखने आए, तो उनको लगा कि ये इस तरफ जा रहा है कला की तरफ। तो वहाँ पे फिर मुझे, जब मैंने 10th की और उसके बाद मुझे फाइन आर्ट्स में उन्होंने, क्योंकि वहाँ ड्राइंग और पेंटिंग ही होती है गांव में, तो वहाँ पे मुझे उसमें एडमिशन कराया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब यहाँ तक तो ये हो गया है, लेकिन इसके बाद क्या। तब उन्होंने मुझे फिर जयपुर भेजा। उन्होंने ये फैसला किया कि उसको जयपुर भेजते हैं, और वहाँ पे जो फाइन आर्ट्स का जो ये राजस्थान विश्वविद्यालय में जो इधर संकाय है, उसमें मेरा दाखिला कराया। लेकिन आपके पिताजी चाहते तो कुछ और थे, वो चाहते थे आप लेक्चरर बने। क्या ये बात सच है? जी, वो शिक्षा विभाग से थे और वो चाहते थे कि मैं लेक्चरर बनूं। तो उनका मन कैसे बदल गया, या आपको कोई जिद करनी पड़ी? नहीं, मुझे जिद नहीं करनी पड़ी। एक्चुअली में जो मेरा काम जैसे जैसे चलता रहा, जो काम मैंने किए, उनको देख के एक दिन उनको भी वो, हालांकि मेरे को बहुत गर्व, बेटा बाप पे गर्व करता है, लेकिन वो पिता होके मुझ पे गर्व करते थे बहुत ज़्यादा, कि इस तरह से पूरे देश में और विदेशों में नाम किया है और कला के मार्फत इतना इस तरह से नाम हुआ है, तो वो हमेशा इस बात के लिए गौरवान्वित रहते थे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, गांव में रहते हुए क्या इतना बड़ा सपना देखा जा सकता है जहां सुविधाएं नहीं हैं? आपके विचार कैसे आए, या आपका विजन कैसे इतना बड़ा हुआ कि आप यहाँ तक पहुंच गए? देखिए, सपने जो है वो तो कलाकार नहीं देते हैं, और हम अपना काम करते हैं। और जब यहाँ आए तो एक जुनून था कि कुछ भी करेंगे, और मतलब आर्ट करना है, कला करना है। इसके अलावा कुछ दिमाग में नहीं था कि कुछ भी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, लेकिन आर्ट करना है। ये जुनून पैदा हो गया था उस टाइम, और ये लगभग हर कलाकार में ये इस तरह का जुनून पैदा हो जाता है। 2018 की बात है, जहां तक मुझे याद है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे न्यू दिल्ली में मैं फ्लाइट लेने के लिए एंटर हुई, और मुझे इतना बड़ा सरप्राइज मिला। हमारे राजस्थान के 2 हाथी, एक बड़ा और एक छोटा, गेट नंबर 3 के सामने, दोनों घुसते ही बिल्कुल मैं सामने घुसी और दोनों हाथी स्वागत कर रहे थे। इतना सुंदर आपने वहां पे इंस्टॉलेशन किया है। वो कैसे आप वहां पहुंच गए? जी, एक्चुअली में जब वो इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है P3 जो बन रहा था, तो मेरे से GMR जिस कंपनी ने बनाया था, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि हाथी बनाने, लेकिन इस तरह की हाथी नहीं बनाने की, सिंपल हाथी हो, इसमें राजस्थानी जो
जो कला और संस्कृति है उसको झलकना चाहिए। तो उस हाथी पे आपने देखे होंगे कि अलगढ़ है उस पर, और वो राजस्थानी जो फूल पत्तियां जो बनती है उस तरह के डिजाइन उसमें साथ में दिए। और नेचुरल हाथी को ही जो फेस वगैरह वो नेचुरल हाथी को, क्योंकि मैंने स्टूडियो पे हाथी रखा और हाथी को देख के ही बनाया उसको। तो अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं एंटर की तो बहुत सारे लोग वहाँ फोटो खींच रहे थे और सेल्फी ले रहे थे, फोटोग्राफ करवा रहे थे, और मैं चाह रही थी कि मैं उन दोनों हाथियों का अकेले फोटो लूँ। मैं बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी भीड़ उसमें आ ही गई। और वहाँ काफ़ी अच्छी उसमें इंफॉर्मेशन पूरी आपकी डिटेल दी हुई थी। तब तब मैंने जाना कि आपने किया। हालांकि उसमें मुझे राजस्थानी पुट तो दिख रहा था। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा, हमें कहना चाहिए, सरप्राइज था। इसके अलावा महाराणा प्रताप की मूर्तियां आपने राजस्थान में इसके बाहर भी हैं, और इंदिरा गांधी की मूर्ति बनाई आपने, इंदिरा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू की है, जहाँ तक मुझे ध्यान है राजीव गांधी जी की भी आपने बनाई है। तो महापुरुषों से लेकर राजनेताओं तक आपने, मुझे लगता है 400 के आसपास ये बड़ी मूर्तियां, स्कल्पचर्स बनाए हैं। तो इनको बनाने में कितना वक्त लगता है? देखिए अलग अलग है, जैसे 6 फीट है, 7 फीट है, 8 फीट है, 15 फीट है, 20 फीट है। लेकिन आपने जब महाराणा प्रताप की बात की तो मेरी काफ़ी आर्टिकल भी आए हैं कि एक मूर्तिकार जो माटी से देता है महाराणा प्रताप को मौलिक रूप। तो मैंने करीब 51 से ज़्यादा महाराणा प्रताप इस देश में लगाए हैं, और विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा महाराणा प्रताप की उदयपुर में प्रतापगढ़ केंद्र में मैंने स्थापित की थी। वो प्रधानमंत्री देखने आए थे जिसको, उन्होंने चर्चा भी की थी क्या? उन्होंने काफ़ी तारीफ की थी और वो देखते ही दंग रह गए थे। न्यूज़ में भी ऐसा ही आया था कि देख प्रधानमंत्री देखते ही दंग रह गए। तो वो इस तरह से बनी हुई थी कि जब वो एक पहाड़ी पे 400 फीट ऊपर पहाड़ी है, उस पे लगना था। तो वो जब विचार हुआ कि इसको कौन बनाएगा, तो बहुत लोगों ने वहाँ गए, और जाने के बाद में उन्होंने ये बोला कि ये देखते हैं, करते हैं। लेकिन जब मुझे बुलाया गया तो मुझे बोले आप करोगे? मैंने 1 मिनट में हाँ बोला, मैं करूँगा। कि मुझे आर्ट में मुझे चलन भी बहुत स्वीकार है, तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा मैं। तो फिर उसमें करीब 2.5 साल का वक्त लगा, लेकिन जब वो बनी तो पूरे विश्व के अंदर उसका नाम हुआ, और सब आज भी उसको देखते रहते हैं सभी। उसकी हाइट कितनी है और वजन क्या है? उसकी हाइट 57 फीट है, क्योंकि एक लॉजिक है कि महाराणा प्रताप 57 साल जिए थे, तो 57 फीट की प्रतिमा वो बनी हुई है। और उसमें करीब 40 टन के आसपास जो धातु लगा है, और 2.5 साल का वक्त लगा था। और करीब करीब 50 से ज़्यादा कलाकार उसमें शामिल थे, और करीब करीब 100 टेक्नीशियन उसमें काम किया था। और क्योंकि ये 2 तरफा काम होता है, एक मेरे स्टूडियो है जयपुर में, वहाँ पे काम हुआ, और उसके बाद में साइट पे वहाँ पे, क्योंकि इंस्टॉलेशन वहीं होता है, तो इंस्टॉलेशन वहाँ हुआ, तो उसमें भी करीब दोनों जगह में हमारा काम चला। आपके स्टूडियो का नाम शिल्पिक है? स्टूडियो शिल्पिक। स्टूडियो शिल्पिक। ये मैं जानना चाहूंगी कि इसके माध्यम से आपने कितने कलाकारों को अब तक मौका दिया है, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारे कलाकार और कारीगर काम करते हैं। कितनों को मौका दिया? जी, काफ़ी कलाकार हैं, मेरे जूनियर हैं काफ़ी, जिनको काम करने का आज क्योंकि जब मार्केट में आते हैं तो उनको लगता है कि काम करना होता है। तो काफ़ी कलाकार हैं, करीब आज से करीब 200-250 कलाकार आज तक मेरे पास वो काम करके चले गए। एक बार मैंने भी आपका स्टूडियो विजिट किया था, और उस समय भी कलाकार काम कर रहे थे, कुछ मोल्ड वगैरह आप लोग तैयार कर रहे थे। तो जब ये मेटल की मूर्तियां हैं, इनको किस तरह बनाते हैं, इसका मोल्ड कैसे बनाते हैं, और क्या पूरी प्रक्रिया है, क्ले के साथ या किस तरह से करती? ममता जी, एक्चुअली में क्या है कि भारत में अभी जो काम हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो इटालियन लोस्ट वैक्स प्रोसेस से हो रहा है। बहुत पहले साउथ में आपने सुना होगा नटराज आते थे, जो थ्रेड कास्टिंग से बनते थे, लेकिन उनकी एक सीमा होती थी कि 2 फीट, 3 फीट और 4 फीट, इससे ज़्यादा नहीं बन पाते थे। इसीलिए आपने देखे होंगे कि पुराने जो भी जहाँ पे ये जो प्रतिमाएं लगी है वो स्टोन की लगी होती थी, और स्टोन में संभावनाएं बहुत कम होती है, क्योंकि जो मेटल की प्रतिमा होती है उसमें संभावना ज़्यादा होती है, फीचर्स में और में, क्वालिटी में, हर चीज़ में। तो उसके बाद इटालियन लोस्ट वैक्स प्रोसेस पूरे वर्ल्ड के अंदर अब चल रहा है,
इससे हम 1000 बिट की भी 1500 की कितना भी साइज जितना चाहे उतने साइज की प्रतिमा बन सकती है। और ये जब स्टार्टिंग में जो क्ले मॉडल बनता है, क्ले मॉडल बनने के बाद में एक डाई प्रोसीजर होता है। डाई करने के बाद में ये पूरी प्रतिमा मोम में बनती है और मोम में बनने के बाद में एक फायरिंग होती है जिससे लोस्ट वैक्स कहते हैं, जिससे वैक्स लोस्ट हो जाता है। उसकी जगह पे भी जो खाली स्थान आता है वहाँ पे भी मेटल को गर्म करके करीब 1100-1200 के आसपास टेम्परेचर पे गर्म करके और उसके बाद में उसको ढलाई की जाती है और फिर पीसेस को बाहर निकालते हैं एक खट्टे के अंदर डाल के और फिर उसमें कास्टिंग की जाती है और फिर बाहर निकालने के बाद में उसकी फिनिशिंग होती है और फिर जुड़ाई वगैरह आती है। तो इसे पॉलिश करते हैं या किस तरह से होता है? चमक नहीं, ये के- पॉलिश नहीं, ये बफिंग बोलते हैं इसको। इसको बफ किया जाता है जिससे प्रतिमा की चमक आ जाती है और उसके बाद में अलग अलग तरीके होते हैं। पतीना किया जाता है प्रतिमा पे, कलर नहीं किया जाता, लेकिन पतीना वही गर्म करके इसकी कई अलग अलग, क्योंकि मैंने मूर्तिकला में स्नातक किया है तो हमारे भी सब्जेक्ट ही होता था ये कि पतीना जैसे प्रतिमा को गर्म करने के बाद में अमोनिया जो होता है उसको केमिकल को रिएक्शन करा के उसके बाद में उसपे ये इस तरह से करता है, जो कलर तो नहीं है लेकिन वो अपने आप में केमिकल उसके अंदर समा जाता है मेटल के अंदर। तो इससे उसकी चमक बन जाती है, जी, अलग से पॉलिश नहीं करना पड़ता पॉलिश की जरूरत नहीं हो। या फिर मौसम का असर नहीं होता है उस पर? नहीं, मौसम का असर तो होता है। मेटल जितने भी होते हैं उन पे मौसम का असर होता है, वेदर के साथ कलर चेंज करते हैं। अच्छा, जो हमारी संसद पे भवन पे जो आकृति है अशोक स्तंभ की, इसका वजन काफी है। मुझे जहाँ तक ध्यान है 9.5 टन के आसपास है और ऊंचाई भी 6.5 फीट है, 6.5 मीटर। 6.5 मीटर। तो इसको किस मेटल से बनाया है? क्या इसकी चमक बरकरार है या कम हुई? क्योंकि 2022 में, ये जुलाई का महीना था, मुझे लग रहा है 3 साल होने को है, अभी जून चल रहा है, तो ये 3 सालों में आपको कुछ फर्क दिख रहा है इस मेटल में? नहीं, उस पे जो मेटल यूज किया गया था वो कॉपर उसमें 85% था और बाकी लेड जिंक टिन निकल होता है। और उस पे जो एक कोटिंग की गई थी, क्योंकि ये भारत सरकार में भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पे ये लगा था, तो जाहिर है कि इस पे मॉनिटरिंग भी पीएमओ से ही की ली थी और मेरे स्टूडियो पे ही पीएमओ से अधिकारी हमेशा इस चीज़ की पूरी जानकारी लेते थे। और क्योंकि टाटा जो कंपनी है उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया था, जी, डिजाइन टाटा कंपनी का था और उन्होंने ही पूरा इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन भारत सरकार पूरा मॉनिटरिंग करती थी इसमें। और ये इस तरह से बना हुआ कि इसमें कोई प्रकार की चूक न रह जाए, इसलिए हमने पूरी बारीकी से पूरी मेहनत और लगन के साथ में इसको पूरा किया। इसमें कहीं चीजों को सही मेजरमेंट करने के लिए कंप्यूटर का भी सहारा लिया डिजाइनिंग में? जी हाँ, कंप्यूटर का तो लेना ही होता है। और क्योंकि एक एक चीज को, क्योंकि सारनाथ में जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है वो 7 फीट का है और लेकिन ये 21 फीट की प्रतिमा थी, तो एक एक चीज, हर चीज बड़ी हो जाती इसका रेशियो जो भी बना है इसके छठ, इसका रेशियो है, हर पूरी होना। एनाटॉमिक वगैरह सारी चीज बड़ी हो जाती है। तो उससे क्या है कि बिना कंप्यूटर के तो करना मुश्किल है। उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि इतना वजनी है ये इंस्टॉलेशन। ये कितने दिन में बना? कितने कारीगर आपके साथ जुड़े? अशोक स्तंभ में करीब 6 महीने का समय हमें लगा और मेरा जो स्टूडियो है वहाँ पे पहले समय लगा। उसके बाद में आपको पता है दिल्ली की गर्मी क्या होती है और उस समय टेम्परेचर भी 48 के आसपास था और हम पार्लियामेंट की छत पे जाके और करीब करीब 2 महीने तक हमने छत पे इंस्टॉलेशन का काम किया। और इतनी ज़्यादा गर्मी होती थी क्योंकि वो टॉप था पार्लियामेंट का और दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हमें एक ये था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ये है कि मेक इन इंडिया, तो उस हिसाब से हमने भी ये सोचा कि जब भारत में ही ये काम होना है तो हमारे लिए भी एक गौरव के पल थे। हमें भी अच्छा लगा कि भारत का जो पार्लियामेंट है उसका अशोक स्तंभ भारत में बन रहा है, तो हमें हर प्रतिमा हमारे लिए महान होती है, लेकिन अशोक स्तंभ बनाना भारतीय संसद में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके जहाँ तक मुझे पता है,
150 टुकड़ों में आपने बनाया था। क्या ये बात सच है कि इतने टुकड़े बना के और फिर उनको कैसे वहाँ असेंबल किया? जी, ये एक प्रोसीजर होता है। ये 150 टुकड़ों में बना था और इनको फिर वहाँ पे इंस्टॉलेशन करना पड़ता है और वेल्डिंग है, आर्गन वेल्डिंग होती है हमारी, उसके तहत ही इसको, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है अभी, उस हिसाब से उनको एक-एक पीस को जोड़ा गया और उसका जो अंदर का आर्मेचर है वो इतना ज़्यादा मजबूत किया गया कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई आंधी तूफान या किसी प्रकार से कोई भी आता है कोई भी, तो उसमें उसको उसका बचाव हो। तो इसको सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है? एक सपोर्ट सिस्टम उसमें होना चाहिए। जी, इसमें बहुत अच्छा क्योंकि भारत सरकार के जो डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने अंदर का आर्मेचर डिज़ाइन करके दिया था, वो इतना मजबूत है कि मेरे ख्याल से कभी भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। नहीं, ये सवाल इसलिए मेरे मन में आ रहा है कि इतना वजनी और एकदम छत पर सबसे ऊपर है। वजन की चीज अगर नीचे होती है, फर्श पर होती है, तो उसमें स्थिरता समझ में आती है, लेकिन ये बिल्कुल छत पर जाकर जी, इसके अंदर जो आर्मेचर बना होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और वो भारत सरकार की जो टीमें हैं उन्होंने उसको टेस्ट किया था, उसके बाद उन्होंने ये तय किया था कि ये इस तरह का आर्मेचर बनेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया थी? जी, प्रधानमंत्री जी जब इनॉग्रेशन पे आए थे तो हमें करीब 13 लोगों को वहाँ मिलने का अवसर मिला, उसमें से एक मैं था और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे बोला आप कहाँ से हो? तो मैंने बताया मैं राजस्थान से हूँ और जयपुर से हूँ। तो उन्होंने उनका बहुत अच्छा काम किया आपने। ये सुनकर तो हमें भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप हमारे प्रदेश के हैं, तो हमारा भी गौरवान्वित होने का बनता है। जी, देश के प्रधानमंत्री जब पीठ थपथपाते हैं तो ये एक कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात है। एक चीज आपके बारे में मैंने और सुनी है, जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है, तो किसी को सामने बैठाता है, अगर किसी व्यक्ति का कर रहा है तो, या कुर्सी या किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट का है, तो उसको सामने रख लेता है जिससे वो एकदम वैसा ही बना पाए। आपके बारे में सुना है मैंने कि आपने कोई घोड़ा बनाया था, घोड़े की आकृति बनाई थी और घोड़े को कई दिन खड़ा रखा था, तो उस बेचारे का इस कला में किस तरह से आपने इतना योगदान ले लिया संयमित होकर? देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जब भी आर्टिस्ट जब काम करते हैं तो उनके सामने ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक-एक चीज़ देखनी होती है, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे कोई भी स्टिल लाइफ हो, कोई भी, तो उसको देखना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि एक-एक चीज़ को देखना सामने जब तक नहीं रहेगा तो कैसे आप कर सकते हैं? कॉपी करना तो फोटोग्राफ देख के, तो कॉपी करना तो कलाकार का काम होता नहीं है। हम तो लाइव देख के ही काम करते हैं और हमने जब घोड़ा बनाया था तो घोड़े को सामने रखा, तो एक-एक नसें घोड़े की एक स्टडी करना पड़ता है घोड़े पे। और घोड़े पे नहीं, हर कोई भी जो भी बनाना होता है उस पे स्टडी करके ही काम किया जाता है। आपका बहुत फोकस मुझे घोड़ा, हाथी और ऊंट, इन चीज़ों पे, 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मुझे दिखता है और ये हमारे राजस्थान की खासियत है। अगर ये कहीं दिख जाए तो इसका मतलब ये कलाकार ज़रूर राजस्थान का है। आपने महाराणाओं के, राजाओं के, महारानी लक्ष्मीबाई तक के आपने मूर्तियाँ बनाई हैं। ये विविधता जो है, ये कैसे इसको मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि सबके फीचर अलग-अलग हैं। पोस्चर अलग-अलग है, किसी के पास भाला है, किसी ने अपने शील्ड लिया हुआ है, कोई घोड़ा चला रहा है, कोई ऊँट पे सवार है। तो इसको कैसे आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं? पहले पेंसिल से बनाते हैं, कंप्यूटर पे, या किस तरह से करते हैं? देखिए कोई भी जब स्टैचू बनती है तो सबसे पहले हमारे एक मैकेट बनाते हैं हम छोटा, और वो मिट्टी के अंदर करीब छोटा 1 फीट के आसपास का बनाया जाता है, जिसमें हमारे सारे उसके करैक्टर निकाल दिए जाते हैं और उसका जो पोस्चर है वो भी निकल जाता है। एक तरह से छोटा मॉडल। हाँ, छोटा मॉडल मैकेट बोलते हैं उसको। तो वो हम बनाते हैं, वो उस पे ही किस तरह से आएगा, क्या पोस्चर रहेगा, वो वहीं पे सारा तय हो जाता है। किन मेटल्स पे बनाते हैं? अलग-अलग मेटल्स हैं, जैसे मैं मीरा बाई की बात करूं तो इनके बाल काले हैं। कुछ ऐसे हैं कि प्योर मुझे लगता है तांबे के हैं, महाराणा प्रताप के। तो किन-किन मेटल्स का आप यूज़ करते हैं? जी, मेटल में जैसे एक ब्रोंज होता है, ब्रास होता है, एल्युमिनियम होता है, ये 3 जो होता है, लेकिन मिक्स जो ब्रोंज होता है उसमें कॉपर होता है, फिर लेड, जिंक, टिन, निकल, और ये सारे धातु मिला के भी किया जाता है, और ब्रास भी किया जाता है, और एल्युमिनियम भी किया जाता है।
लेकिन एल्युमिनियम की ड्यूरेबिलिटी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बारिश में एल्युमिनियम ज़्यादा समय तक टिकना मुश्किल है। लेकिन जो ब्रास और ब्रोंज है वो ऐसा कहा जाता है कि 1000 साल तक भी उसमें कुछ जंग वगैरह लगता नहीं। और ये जो पीकॉक गार्डन में पीकॉक बनाए हैं मोर, ये किन के बने, क्योंकि इनमें तो कलर है। जी जी, ये फाइबर ग्लास में बने हुए हैं। और क्योंकि प्रोसीजर वही होता है, क्ले मॉडल बनाने के बाद में, डाई लेने के बाद में, फिर आप चाहो तो एल्यूमिनियम में कर लो, ब्रोंज में कर लो, ब्रास में कर लो, या फाइबर जो रेजल होता है उसमें भी कर सकते हैं आप। आपने कुछ स्कल्पचर्स ऐसे बनाए जो मैंने देखे हैं, जैसे मेढक पानी में कूद रहा है या कैटरपिलर है वो पत्ती खा रहा है। अब ये गार्डन में रखने के बहुत सुंदर स्कल्पचर्स होते हैं। जी जी, गार्डन स्कल्पचर है, रिसेप्शन स्कल्पचर है, और आजकल तो लोग पार्किंग स्कल्पचर भी बनाते हैं। क्योंकि कला जो है वो इंसान को, कोई भी, जैसे इंसान कभी कहीं पे भी हॉस्पिटल में गए, और हॉस्पिटल में जाने के बाद में उन्होंने वो, क्योंकि प्राय हॉस्पिटल में लोग थोड़े परेशानी होते हैं, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद में जैसे वो परेशानी होती है, लेकिन सामने लगी पेंटिंग या स्कल्पचर देखेगा तो उसको एक रिलीफ मिलेगी। कला हमेशा हमेशा कला परेशानियों को दूर करती है, कोई भी कला हो जाए। तो इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि हॉस्पिटल में पेंटिंग और स्कल्पचर लगे होते हैं। 5 मिनट भी अगर उस कृति को देखा जाए तो परेशानी ऐसे लगता है कि मतलब हल्का हो गया। तो ये जो कृतियां हैं, आप दिमाग से सोचते हैं या कहीं से लेकर आते हैं? अब जैसे एक सारस का जोड़ा है, उसका अंडा है साथ में, तो इस तरह से या कैटरपिलर पत्तियां खा रहा है बाग में, जबकि जो बाग लगाते हैं वो सबसे पहले उसको भगाते हैं। तो आप ये नटखट से विचार जो आते हैं ना, ये आप कहाँ से लेकर आते हैं? जी, ये उपज है कलाकार के कल्पनाओं की। और क्योंकि ये जब मन में ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो अपने आप विचार आ जाता है। जब, क्योंकि हम जहाँ पे भी जाते हैं तो हमारी आर्ट के बारे में ही सोचते हैं। अगर मैं ट्रेवल्स कर रहा हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि यहाँ से मुझे आर्ट से क्या, आर्ट को क्या देना है। मैं किसी गार्डन में हूँ तो मैं वहाँ पे ये देखूंगा कि मुझे आर्ट को क्या देना है, क्योंकि कलाकार हमेशा ये देखता है कि आर्ट को मुझे क्या देना है। आपके पास तो इसके लिए बहुत अच्छा अवसर तब था जब आप ललित कला अकादमी राजस्थान के अध्यक्ष थे। तो निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा मिला होगा। नए जो कलाकार हैं, उभरने वाले छात्र हैं और नए कलाकार जो फील्ड में हैं, मुझे लगता है 2022 से 24 तक आप थे, आपका कार्यकाल कैसा रहा? जी, कार्यकाल अच्छा था। और मेरा एक ही था कि अंतिम छोर पे जो बैठा जो कलाकार है उसको उस तक अकादमी पहुंचे, और वो प्रयास हमने किया था और उसमें हम सफल भी हुए थे। और क्योंकि बाकी जो प्रदेश हैं वो उसमें वो थोड़े आगे ही रहते हैं कला के इसमें, लेकिन राजस्थान आपको पता है कलरफुल है, पूरा राजस्थान कलरफुल है। और जरूरत है कि यहाँ से कलाकारों को आगे लाने के लिए, मंच देने के लिए आवश्यकता ये है कि सरकारें कलाकारों को मंच दे। क्योंकि कोई इंसान किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता, गवर्नमेंट, सरकारें ही आगे बढ़ा सकती है। और जब तक सरकारें कलाकारों के लिए आगे नहीं आएगी, कलाकार को आगे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि हमने पूरे राजस्थान के अंदर अंतिम छोर पे जो कलाकार बैठे उनको मौके दिए, एकेडमी खुद गांव तक गई थी। हाँ, कई प्रदर्शनियां उस समय काफी हुई थी, चल रही थी लगातार। हमने बहुत प्रयास किए थे जिससे गोष्ठियां भी। कलाकारों को मंच मिले। और क्योंकि ये एक वैसे तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, लेकिन यहाँ पे किसी कलाकार को बनाया जाता है, इसलिए हमेशा अकादमियाँ अपना अच्छे तरीके से काम कर पाती है। लेकिन अभी तो 1.5 साल से ये जगह खाली है। कैसा, मतलब ये तो मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कलाकारों के लिए। जी, कलाकारों को ये सरकारें हमेशा ही, क्योंकि ललित कलाएं हैं वो किसी भी सरकार की कभी भी प्रायोरिटी नहीं होती है। उनको लगता है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी 1.5 साल से खाली पड़ा पद है। मैं चाहता हूँ किसी कलाकार को वहाँ पे बैठाया जाना चाहिए जिससे कलाकारों का भला हो, और अकादमी अपने नियंत्रित तरीके से नवाचार करे और नए काम करे। इन दिनों कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई गोष्ठी नहीं, किसी तरह का कोई ट्रेनिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि ये जो प्रभार है ज्यादातर ये IAS को मिला हुआ है या किसी का अतिरिक्त प्रभार इसको मिला है।
जी, जी। ये जब सरकारों की पॉलिसी होती है कि जब अध्यक्ष नहीं रहते हैं, तो उसके बाद में जो आईएएस होते हैं उनको उनके उस पद पे बैठाया तो जाता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक साथ ही नदारद हैं। ये स्थिति तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? नहीं, आवाज़ मैं मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा था कि जो ललित अकादमी है और सारी अकादमियाँ हैं, उन पे अध्यक्ष को बिठाया जाए जिससे निरंतर का कई अकादमियां इस समय खाली हैं, सैलरी भाषा। नहीं, सभी सभी खाली है, सारी सारी अकादमियाँ जो 9 अकादमियाँ हैं, सभी खाली है। और मेरा प्रयास यही है कि जल्दी कोई कलाकार वहाँ पे इस जगह पे बैठे और कलाकारों को मौका दे और अकादमी निरंतर अच्छा कार्य करे। राजस्थान तो कलाकारों की धरती है। अगर ये स्थिति रही तो मुझे लगता है कि ये बहुत निराशाजनक है। हाँ, है तो सही, लेकिन फिर भी इनको सरकारों को सोचना चाहिए, क्योंकि कलाकार आज कहाँ जाए फिर? अगर एक सरकार मंच सरकार अगर मंच नहीं देगी तो फिर कलाकार कहाँ जाएंगे? क्योंकि प्रशिक्षण है या गोष्ठी है या प्रदर्शनी है, ये सारी चीजें बिल्कुल ठप हैं और प्रदेश भर के जो कलाकार हैं ये अपने स्तर पे काम कर रहे हैं या बाहर दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति अच्छी नहीं है और ज्यादा दिन रहनी नहीं चाहिए। जी, जी, ज़्यादा दिन नहीं रहनी चाहिए और अकादमी अगर काम करेगी तो कलाकारों को ज़्यादा मौका मिलेगा। ये तो हुई सरकार की बात। अब मुझे ये बताइए कि जो कलाकार है, क्या ये सिखाने से कलाकार हो जाते हैं या कलाकार कला लेकर पैदा होता है? कलाकार कला लेकर पैदा होता है और ये ईश्वरीय आशीर्वाद होता है और भगवान के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं होता कभी भी। हमने किसी को नहीं सुना है कि कोई माता पिता बोलें कि मेरा बेटा आर्टिस्ट बने या मूर्तिकार बने। ज्यादातर डॉक्टर है, इंजीनियर है, आजकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या आईटी में जाना है या कोई भी और कॉर्पोरेट में जाना है। कलाकार बनाना, चित्रकार और मूर्तिकार बनाने का माता पिता नहीं सोचते हैं, क्यों? जी, अमृता जी, ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ ये बात कि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बेटा कलाकार बने। कभी भी किसी घर में भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि कलाकार बने। लेकिन जब कलाकार बन जाते हैं और जो विश्व में या देश में उनका नाम होता है तो सभी बोलते हैं ये मतलब मैं इनका जानकार हूँ या मेरे ये रिश्तेदार हैं। लेकिन कोई भी क्षेत्र हो, मैं जब भी मेरा कहीं भी होता है प्रोग्राम, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि क्षेत्र कोई भी हो और वो देश का नाम करने के लिए कोई जरूर नहीं है कि वो इंजीनियर या डॉक्टर ही बने, और बहुत क्षेत्र है। और आज मेरे गांव को मेरे जब भी ऐसे कोई भी मूर्तिकार के तौर पे नाम करता है तो मेरा नाम आ जाता है वहाँ पे, और पूरा मेरा गांव जो मेरा कस्बा है वो पूरा इस बात पे गौरवान्वित महसूस करता है कि लक्ष्मण व्यास नौर से पैदा हुए। ये तो मतलब सचमुच सिर्फ आपके गांव नहीं, हमारे पूरे राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है कि आपके नाम आते ही हम लोग बिल्कुल आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मूर्तिकार को देखने लग जाते हैं। तो हमारे लिए ये बड़े गर्व का विषय है। इसके साथ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इतने कलाकार हैं जो भी काम कर रहे हैं, सफलता कितनों को मिलती है? क्योंकि जो आते हैं, जैसा आपने कहा, माता पिता नहीं इसके लिए प्रोवोक करते, बच्चे खुद अपने इंटरेस्ट से आते हैं। कितने बच्चे आने के बाद कलाकार बन पाते हैं, कितने रह जाते हैं कि सोचा तो था बन नहीं पाया? देखिए, कला एक तपस्या है और जो जितनी तपस्या करेगा वो इसमें आगे जाएगा, क्योंकि जब आप कलाकार बन रहे होते हो तो आपके साथ कोई नहीं होता है, आपको अकेले ही आगे आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आप आगे आ जाते हो उसके बाद आपके सहयोगी, आपके रिश्तेदार आपको ये बोलने के लिए कि हम हमारे रिश्तेदार हैं ये। लेकिन जब आपको कलाकार बन रहे होते हो तब आपको संघर्ष अकेले करना पड़ता है और आपको एक तपस्या, क्योंकि कला एक साधना है और ये साधना आपको अकेले ही करनी होती है। लेकिन जब आपका नाम होगा तो जाहिर है कि सब कोई बोलेंगे हाँ मेरा ये रिश्तेदार है, ये मिलने वाला है। यानी बहुत धीरज रख के चलने। धैर्य रखना पड़ता है, कला साधना है। कला को ये नहीं होता कि एक पीरियड होता है जैसे 5 साल में डॉक्टर बन गया, 6 साल में इंजीनियर बन गया, ये इस तरह से इसमें नहीं होता है। कला साधना है, मैं आज भी सीख रहा हूँ और सीखते ही रहना है। कला आपको नेचर से क्योंकि नेचर से बड़ा गुरु कोई नहीं है दुनिया में। आप नेचर से ही सीखोगे
और कला सीखते ही रहना है। इसका कोई पीरियड नहीं होता कि मुझे 6 साल में मेरा कोर्स पूरा हो गया, मैं कलाकार बन गया। कलाकार बनते ही रहना है जिंदगी भर। आपकी कोई कलाकृति जिसको बनाते हुए आपको लगा हो मैंने काम तो ले लिया, मैं ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल आ रही है? नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं मेरे जीवन में कि कोई कला को मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने स्टूडेंट लाइफ से मैं जब निकला ही था, तो मुझे पाकिस्तान बॉर्डर पे अटारी बॉर्डर जो है वहाँ पे श्याम सिंह अटारी की एक प्रतिमा बना दी थी 24 फीट की। और मेरा जीवन का पहला अनुभव था कि ठीक है, 2 फीट की, 4 फीट की, 5 फीट की हम बना सकते थे, लेकिन 24 फीट की जब श्याम सिंह अटारी की जो मुझे क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण जगह पे लगनी थी अटारी बॉर्डर पे, तो लेकिन मैंने बहुत ही शिद्दत से उसमें हमने सबने काम किया। और क्योंकि वो जब घोड़ा बना था तो एक बार तो गिर भी गया था, लेकिन उसके बाद हमें क्योंकि बड़ी प्रतिमा का हमें इस तरह से अनुभव वो थोड़ा कम था उस समय, तो ये बात करीब 20 साल पहले की है। तो उसके बाद फिर हमने उसको दोबारा बनाया और उसको स्थापित किया। जो मेरे जीवन में अगर किसी प्रतिमा को स्थापित करने में सबसे ज़्यादा खुशी हुई तो श्याम सिंह अटारी जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है उस पे की थी। कितनी लंबी है, कितनी हाइट? वो 24 फीट हाइट है वो 24 फीट। जो घोड़े पे। और उसका वजन क्या? उसका वजन करीब 10 टन के आसपास है। और किस मेटल में बना है? जी वो ब्रोंज में बना था। अभी क्या कर रहे हैं इस वक्त, किस पर काम चल रहा है? अभी राजस्थान के कई और स्कल्पचर है, जैसे प्रिया जी है, और हरियाणा में कुछ पुराने जो महापुरुष है उनकी बना रहे हैं अभी। आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी कई प्रतिमाएं बनाई हैं, ये कहाँ कहाँ स्थापित हुई हैं? जी, मैं आपको एक व्यक्तिगत भी एक बात बता दूं कि मैं भीमराव अम्बेडकर जी को ईश्वर के रूप में मानता हूं, और मैं उनकी पूजा भी करता हूं। और उनको जब मुझे ऐसा लगा कि उनकी करीब 21 प्रतिमाएं पूरे देश में मैं लगा चुका हूं। मैंने कई सरकारों से अनुरोध भी किया कि जितने भी कलेक्ट्रेट हैं या जो भी जगह है जो संवैधानिक जगह है वहाँ पे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए। और पंजाब में मैंने पत्र लिखा था, उस समय की बात है, तो वहाँ पे 24 जगह पे हर कलेक्ट्रेट पे ये प्रतिमा लगी थी। मेरा ये मानना है कि मैंने जब अशोक स्तंभ किया तो मैं जो उनको जो मेरी जो भावनाएं हैं अम्बेडकर जी के प्रति, ये एक कलाकार से हटके व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अम्बेडकर जी के लिए प्रति मेरी जो भावनाएं हैं उसके उनका ही आशीर्वाद मिला जो मुझे अशोक स्तंभ में कर पाया। बहुत अच्छी बात है। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ चीजें देखती हूँ जो बड़ी प्रेरणास्पद हैं, जो सामाजिक तौर पे लोगों को प्रभावित करती हैं। आपने अपने बेटे का विवाह किया था, उसमें दहेज नहीं लिया था, जबकि ये बहुत बड़ी समस्या है। कम से कम राजस्थान में मैं देखती हूँ लेने देने का बहुत ज़्यादा रिवाज है, और शायद भारत के सभी राज्यों में कमोवेश है ही है। तो राजस्थान में रहते हुए और गांव में रहते हुए एक परंपरा को तोड़ना आसान तो नहीं रहा। देखिए 99 में मेरी शादी हुई थी, तब भी मैंने दहेज नहीं दिया था। और मेरा ये क्योंकि मैं कलाकार था और मैंने पहले से ये बात विचार था कि मुझे दहेज नहीं देना है। और आज 2025 में तो दहेज जैसी प्रथाएं समाज से समाप्त होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कुरीति है। इसको हर क्षेत्र में, चाहे कलाकार हो चाहे कोई भी हो, उनको आगे आना चाहिए और दहेज जैसी प्रथा को समाप्त करना चाहिए। यूथ के लिए कोई और मैसेज है क्या आपके पक्ष? क्योंकि यूथ इस समय बहुत एनर्जेटिक है, करना बहुत चाहता है, कर नहीं पा रहा है, और जब नहीं कर पाता है तो कुंठित हो जाता है। देखिए, ये जो आजकल जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है ना, आपने भी सुना होगा। अब जो ये इंजीनियर और डॉक्टर जो बनते हैं, फिर उनकी कई जगह पे आपने पेपर में पढ़ा होगा कि सुसाइड कर लेते हैं, नंबर थोड़े कम रहते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, नंबर गेम में कभी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना चाहिए, और अपनी शिक्षा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और कभी भी वो डॉक्टर बना तो मुझे डॉक्टर बनना है, वो इंजीनियर बना तो मुझे इंजीनियर बनना है। आप अपना काम कीजिए, और बहुत क्षेत्र हैं दुनिया में, उन पे भी अपना जो भविष्य देखा जा सकता है। और बच्चों को कम से कम माता पिता से भी मेरा अनुरोध है कि ये नंबर जो गेम है, इन नंबर गेम से बच्चों को जो प्रतिस्पर्धा है उससे
उनमें उनमें शामिल ना करें और बच्चों को फ्रीडम दें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दें कि जो आपको जो अच्छा लगे आप कीजिए। अब मैं एक सवाल मेरे सामने है आपके लिए कि आपका जो लोगो है शिल्पिक का, उसको आपने इस तरह से बनाया है कि वो फिर राजस्थानी दिख रहा है, वही तलवार, वही कवच। तो वो तो मैं रास्ता में रहूँ तो रास्ता नहीं दिखेगा ऐसा। नहीं, लेकिन आप तो कलाकार हैं, कुछ कला से जोड़कर उसको बनाने का विचार नहीं था, कवच और तलवार? देखिए, राजस्थान मेरी धरती है और मैं जो मेरी पहचान मैं अपने साथ ही रखता हूँ। आज वीरता में इसकी कहाँ आवश्यकता है? नहीं, मेरी पहचान है राजस्थान और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं पूरे विश्व में राजस्थानी भारतीय हूँ मैं और मुझे गर्व है भारतीय होने पे, लेकिन राजस्थान मेरी पहचान है। आपके मन में कुछ ऐसी जिज्ञासा होती है कि मैं बाहर जाकर या दूसरे कलाकारों को देखूं कि वो क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, उनसे कुछ जान पाऊं, सीख पाऊं? नहीं, कला तो मेरे ख्याल से प्रकृति सिखाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी सीखने के लिए मैं सोचता हूँ कि क्योंकि मैं बाहर भी गया था, जो मैंने कतर में एम ए हुसैन साहब के जो म्यूजियम बनाया उसमें स्कल्पचर मैंने ही बनाए थे और उसके बाद दुबई में उनके घर पे भी मैंने उनका साथ में जो उनके परिवार के लोग उनके साथ में काम किया था और मुझे ये तो टेक्नोलॉजी आजकल इंटरनेट का युग है तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं जाओ, इंटरनेट पे भी आप सर्च कर सकते हो। अभी हाल में आपने भगवान बुद्ध की 11 मुद्राएं बनाई हैं, जो नेपाल के पास उत्तर प्रदेश में उनको अलग अलग जगहों पे स्थापित किया गया है, उनके बारे में बताइए। ये विचार कैसे आया या वहां से कोई आपके पास इस तरह का प्रस्ताव आया था? जी, नेपाल सीमा से सटा सिद्धार्थनगर जिला है, जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध की भूमि है वो, जो कपिलवस्तु वगैरह जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। आधा नेपाल में है और आधी जगह भारत में है और वहाँ पे सरकार ने ये एक तय किया कि भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं तो काफ़ी लगी है, लेकिन उनके जो संदेश देते हुए जो उनकी मुद्राएं हैं उनको जहाँ जो पूरी भूमि है सिद्धार्थनगर की पूरा जिला है उसमें इस तरह से प्रेरणा स्रोत ये लगाए जाए। तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि इस तरह से ये बनना है, क्या आप इनको बना पाओगे? तो मैंने कहा हाँ, निश्चित तौर पे मैं बना पाऊंगा और मैंने लगभग सभी जिलों में वहाँ पे अभी स्थापित जो जिले के जो स्थान है वहाँ पे मैंने स्थापित कर दिया। कुछ जगहों के नाम आप बता पाए? जैसे कपिलवस्तु है, नौगढ़ है, भरनी चापा है, उस्ता बाजार है और उसके बाद में शोहरतगढ़ है। तो जैसे अभय मुद्रा है और उसके बाद में ये अपने वर्तिका है, वायु मुद्रा है, शून्य मुद्रा है। तो ये सारी मुद्राएं इस भगवान बुद्ध की जो प्रेरणा जिससे मिलती है वो वहाँ पे स्थापित की गई। इनकी मुद्राएं जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ बहुत अलग है जो आप बाकी भगवानों से होती है, और इनके बैठने का ढंग वो सब भी चीज़ें बहुत अलग हैं जो मैंने सारनाथ में देखी हैं। वहाँ भी उनकी जो हस्त मुद्रा है या जो आसन है और उनके जो भगवान बुद्ध के 5 शिष्य सामने बैठे हैं। तो आम मुद्राओं में, आम जो हम भगवान या ऋषि की जो मुद्रा बनाते हैं उसमें और इनके मुद्राओं में आपको क्या अंतर नजर आया? देखिए, इनके जो संदेश दिए हैं इन्होंने वो अलग अलग तरीके से दिए हैं। जैसे शून्य मुद्रा है, क्योंकि ये मुद्राएं भगवान बुद्ध की मुद्राएं हैं सारी और आपको अनंतर नहीं मिलेगी। अच्छा, इस मुद्रा के पीछे उनकी एक फिलॉसफी होती है सब। पृथ्वी मुद्रा है और अभय मुद्रा है, शून्य मुद्रा है, तो वर्तिका मुद्रा है। तो ये हर तरह की मुद्राएं हैं, जिससे ऐसा नहीं है कि वो मुद्राएं हैं, उनमें हर मुद्रा में एक संदेश छुपा हुआ है। आपने इतना काम कर लिया, कोई ऐसा काम जो मन में लग रहा हो ये मुझे करना चाहिए, ये मुझसे छूटा हुआ है, कहीं से मुझे दौड़ के घूम के कहीं से मेरे पास आ जाए? नहीं, मुझे विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाना मेरा सपना है और ईश्वर ने, भगवान ने मुझे जब मौका देंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा। कहीं बात चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, वो तो अभी तो बात तो नहीं चल रही, लेकिन ईश्वर अपने आप देखते हैं। कलाकार का काम होता है अपना काम करना। मुझे आर्ट करना है, मेरा धर्म ये है, मेरा एक ही धर्म है, मुझे कला करना है और बाकी ईश्वर पे छोड़ना चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास, जिन्होंने अपनी मूर्ति कला की यात्रा हमारे साथ साझा की। हम अगले पॉडकास्ट में दोबारा मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबको हमारा नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.